बहू को सबक। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है बहू को सबक। देखो जी, मैं कोई चलती फिरती मशीन नहीं हूँ कि मम्मी जी अपने पड़ोसियों को बुलाकर घर में गपशप करती रहे और मैं उनके लिए चाय बनाती फिरती रहूँ और यह ऑर्डर मारती रहे किसी पूछकर। आज घर में सत्यनारायण भगवान का पूजा रखा है। काम वाली बाई आज काम पे नहीं आई है। अब मैं पूजा की तैयारी करूँ कि बर्तन मांजूँ। एक पैर पे खड़ी होकर सबके लिए टिफिन बनाती हूँ, सास ससुर के लिए खाना बनाती हूँ, फिर भी इनकी फरमाइशें ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। आप तो ऑफिस चले जाते हैं और यह बूढ़े बुढ़िया में नाक में दम कर देते हैं। कभी मम्मी के लिए चाय दो, कभी पापा जी के लिए चाय बनाओ। यही सब रोज रोज होता रहा तो बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी। कह देती हूँ, फिर मत कहना कि तुमने बताया नहीं। समीर बोला, लड्डू बना रही हो तो मीठा बोलो, कड़वा क्यों बोल रही हो? एक कप चाय ही तो मांगी है, दे दिया करो, क्या तुम्हारा घाटा हो जाएगा? और जब भी ऑफिस से आता हूँ तुम औरत अपनी शिकायतों का पेटरा खोल कर बैठ जाती हो। ऐसा करो, एक काम वाली बाई और लगवा लो, तुम्हें आराम मिल जाएगा, पर घर का खर्चा भी बढ़ जाएगा। उसकी अगा फिर सुनाओगे अलग से। वंदना बोली, तो समीर ने कहा, अरे तुम अपनी शॉपिंग के फिजूल खर्चे बंद कर दो और मम्मी जी सब देखो घर में कभी सत्यनारायण भगवान का कथा रख लेगी, कभी जगत्ता रख लेगी, कभी सहेली के घर जाना है, वहाँ प्रसाद चढ़ाना है। पिछले महीने ही 1 किलो घी प्रसाद बनाने में खर्च हुआ है। उसके खर्च तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, उनका हिसाब किताब तो मुझे ही रखना पड़ता है। वंदना, चुप ही हो जाओ, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे रोज रोज ये प्रवचन सुनूं। अगर उनके लिए कोई और इंतजाम होता तो तुम्हारे कहने से पहले ही कर देता। ऑफिस जाते समय मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। तुम औरतों को बस महाभारत ही करने का शौक होता है। देखो जी, मैं पूजा पाठ के लिए कोई भी प्रसाद नहीं बनाने वाली, तुम्हें जो करना है करो। इतना कहकर समीर अपने ऑफिस चला गया। बेटे के जाने के बाद ममता जी अपनी बहू के कमरे में आती है। बहू, हम कौन से दिन भर बहुत बड़ी फरमाइश करते हैं कि तुम बेटे से आग लगवाती हो, घर में कला करने की कोशिश करती हो। तुम्हारी शादी नहीं हुई थी, इस घर में मेरा ही राज चलता था, मैं इस घर की महारानी थी, सब तुमको सौंप दिया, अपना घर किचन, और तुम ऐसा करती हो। मम्मी जी, आप मेरा मुंह मत खुलवाइए, बोल तो ऐसे रही है जैसे बहुत बड़ी राजमहल की महारानी थी। अरे यह घर के सारे काम और जिम्मेदारियों के बोझ के अलावा आपने दिया ही क्या है? क्या मैं गलत बोल रही हूँ? आपकी रोज़ पड़ोसन आती हैं, आप मुझसे चाय की फरमाइश करती, आपको पता भी है दूध का क्या भाव हो गया है। बच्चे दूध नहीं पी पाते हैं और आप पड़ोसन को दूध वाली चाय पिलाती हैं। ऊपर से काम वाली कमला भी अपनी पगार बढ़ाने के लिए जिद कर रही है। वंदना लड्डू का डिब्बा किचन में रखकर किचन को ताला लगाकर चली गई। बहू, आज घर में कथा है, मेरी सहेलियाँ आने वाली है, तुम अपना प्रवचन बंद करो और बस हलवा पूरी तैयार कर दो। माची में वो तैयारी करने वाली नहीं, हर महीने आप पूजा पाठ लेकर बैठ जाती है। मुझसे ये सब फालतू काम नहीं होंगे, पर घर में रोज रोज भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सहेलियों से बोल दीजिए आज कथा न करें। आपको उनके घर कथा करना है तो जाइए, पर यहाँ यह सब नहीं चलेगा। बहू, किचन तो खोल दो, कम से कम मैं ही पूजा का भोग बना लो। माँ जी, आप रहने दीजिए, इतना मेरे पास देसी घी नहीं है कि मैं पूजा पाठ में ही लुटाती रहूं। आपका क्या है, घर का हिसाब किताब तो मुझे देखना पड़ता है, मुझे उनकी बातें सुननी पड़ती है। चाबी लगाकर बहू किचन में अपने रूम से तनतनाते हुए चले गए। मम्मी जी, ममता जी अपने आंसुओं को साड़ी के पल्लू से साफ करते हुए अपने पति गोविंद जी के पास पहुँचे। भगवान, क्यों उदास हो गई? अपनी बेइज्जती करवाने में तुली रहती हो। भगवान ने बहू ने मुंह लगाने की कोशिश मत किया करो, तुम्हारी इस घर में क्या औकात है तुम भी जानती हो। बस राम का नाम लो और उनसे विनती करो कि हमें भी मौज मिले। तुम भले इस घर की महारानी थी, पर अब वो दिन गए, इसको स्वीकार कर लो। ठीक है जी, मैं अपनी सब सहेलियों को बोल देती हूँ आज घर में कथा नहीं होगा।
उदास होकर ममता जी अपने सब सहेलियों को फ़ोन करती है कि आज घर में सत्यनारायण भगवान का कथा नहीं होगा। सामने कमरे में उदास बैठी थी। दोपहर का खाना तक नहीं खाया, नहीं चाय पिया। जब रात हुई तो गोमन जी बोले, अब भगवान गुस्सा छोड़ो, जाकर मेरे लिए खाना ले आओ, बहुत तेज भूख लगी है। ममता जी कमरे से बाहर आती है, देखती है किचन खुला है। बहू से पूछती, वंदना बेटा खाना बन गया हो तो पिताजी के लिए खाना लगा देना, उसको बहुत तेज भूख लगी है। और जानती हो बुढ़ापे में तो जल्दी खाना नहीं खाएंगे तो खाना पचता ही नहीं है, पेट में गैस की शिकायत रहती है। माँ जी आप थोड़ा वेट कर सकती है तो कर लीजिए, पहले मैं उनके लिए चाय बना देती हूँ। यह भी ऑफिस से थक कर आई हैं, आप लोग तो घर पे ही बैठे हैं और आपका क्या है, थोड़ी देर से खाएंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। तमाते हुए वंदना चाय लेकर अपने पति ममता समीर के पास चली गई। बेचारी ममता जी भूख से छटपटाते जा रही थी। बहुत देर बाद खिचड़ी खाने को मिला तो झट से वो खाना सपाचट कर दिए। दूसरे दिन समीर अपने ऑफिस के काम से शहर से बाहर गया था तो वंदना को बस बहाना मिल गया जी चुराने का, और वो आलस्य करने लगे कि बच्चे पिज़्ज़ा खाने की जिद कर रहे हैं तो वंदना ने अपनी और अपने बच्चों के लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया है और अपनी सास को रात की बची खुची खिचड़ी को चौक कर दे दिया कि प्याज के साथ खा ले। माँ जी ओ माँ जी, एक कटोरी खिचड़ी बची है, आप और पापा जी खा लीजिएगा, मुझे तंग करने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ, बच्चे पिज़्ज़ा खाएंगे तो उनके लिए पिज़्ज़ा मंगवा दिया है। इतना कहकर वंदना किचन में ताला लगाकर बाहर घूमने मॉल में चली गई। बहू बाहर जा रही हो तो मेरे लिए तेरे पिताजी की गैस की दवा ख़त्म हो गई है, इसे ले आना। माँ जी अभी पिछले हफ्ते ही तो या 1 महीने की दवा लाए थे, इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गई। वो क्या है ना, मेरी सहेली बीमार थी तो उसके बेटे बहू दवा लाकर नहीं दे रहे थे तो मैंने उसे दे दिया, उसे अब बहुत आराम हो गया है। माँ जी क्या घर में हमने धर्मशाला या फार्मेस्टिंग खोला है जो आप दवा बांटती रहती हैं। हम कौन से करोड़ों में खेल रहे हैं कि ऐसे पैसे बांटते फिरे। अरे कुछ घर का हिसाब भी रखा करिए, पूरा बजट बिगाड़ देती है। जब कोई बाहर जाता है तो अपना डिमांड रखने लगती है। कहती हुई वंदना शॉपिंग चली गई। वहाँ मॉल में उसे अपनी एक फ्रेंड मिली तो उसने बातचीत करने के दौरान कैफ़े में बैठकर दोनों चाय पीने लगी और दोनों अपनी अपनी सास की बुराइयां करने लगी। तभी वंदना ने अपने घर का सारा हाल कह डाला तो उसकी सहेली राधा बोली, वंदना तू अपनी सास से कोई काम नहीं करवा पाते। अरे उन्हें बेवकूफ़ बनाकर कैसे काम निकलवाया जाता है। इन बूढ़ी सासों से मुझसे पूछ, मैं तुझे बताती हूँ तुझे क्या करना चाहिए। राधा बोली, तो चुटकी बजाकर अपने सास से काम निकलवा लेगी, इतनी काम वाली बाई को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अरे वो भारी काम नहीं कर सकती तो क्या, बैठे बैठे बर्तन नहीं धो सकती, सब्जी नहीं काट सकती या आटा नहीं लगा सकती। यह सब काम तो उनसे करवाया कर और बदले में उन्हें जो थोड़ा बहुत पकवान जो भी चटपटे खाना खाती हो उनके सामने रख दिया कर। अपनी सहेली राधा की बात सुनकर वंदना को मन ही मन डर लगने लगा, कहीं ससुर जी विरोध न कर दे। दोनों में जब बातचीत खत्म हुई तो वंदना घर जाने लगी। घर पहुंचते उसकी बहन का फोन आया जो अपनी सास का रोना रो रही थी। दीदी न जाने क्यों सारी सास बुरी होती है, तुम्हारी सास तुम्हें परेशान करती होगी, पर तुम्हारा तो ठीक है, जीजा जी तुम्हारी मुट्ठी में है, पर मेरे पति तो श्रवण कुमार है, 1 मिनट भी चैन से नहीं बैठ पाते, कभी मूवी भी नहीं दिखा पाती, और अगर सास की बात नहीं सुनती तो मेरे सासू माँ मेरे पति का हमेशा कान भरती है। अब तो मैं तंग आ गई हूँ। अपनी बहन की बातें सुनकर वंदना ने डिसीजन लिया कि इससे पहले मेरी सास मुझे तंग करे मैं उससे काम लेना शुरू कर देती हूँ। दूसरे दिन समीर जैसे ही ऑफिस गया, वंदना ने अपने माथे पे पट्टी बांधी और बाल थोड़ा इधर उधर बिखेर कर अपनी सासू माँ के कमरे में उन्हें चाय देने पहुंची। ममता जी थी, ममता की मूरत। उनकी ऐसी हालत देख कर कहने लगी, बहू तुझे क्या हो गया है। माँ जी मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है और बसंती के हाथों में दर्द है, वो बर्तन नहीं धो रही है। अब मैं खाना बनाऊं कि बर्तन धो। तू रहने दे बेटा, मैं बर्तन धो देती हूँ।
तुम्हें मुझे कहना चाहिए, आखिर तू मेरी बेटी पूजा जैसी है। जैसे मेरी बेटी है वैसे ही तू भी तो किसी की बेटी है। चल मैं तेरा हाथ बटा देती हूँ। गोविंद जी अपनी बहू को संज्ञा के दृष्टि से देखने लगते हैं। उन्हें लगता है कहीं यह बहू की सोची चाल तो नहीं। ममता जी बोली, चलो बहू, मैं तुम्हारी मदद करवा देती हूँ। ठीक है माँ जी, आपसे बर्तन धुलवाकर तो अच्छा नहीं लगता। आप खड़े होकर बर्तन कैसे धोएंगे, इसलिए आप बर्तन बैठकर सिंक के सारे बर्तन धो दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मम्मी जी, मैं अपने कमरे में बाम लगाकर आती हूँ, फिर सारे काम जल्दी जल्दी निपटा देती हूँ। यह कहकर वंदना अपने कमरे में आराम फरारने चली गई। फिर सोचने लगी उसकी सहेली का नुस्खा काम कर गया। कमला नौकरानी को चुपके से बुलाकर अपने कमरे में झाड़ू पोछा करवाने लगी। कमला बोली, मैम साहब, आप अपने सर पर पाप क्यों लेती हो? जो आपका घर की लक्ष्मी बनाकर ससुराल ले आई है, आप उन्हें इस घर की नौकरानी बनाकर काम करवा रही हो। भगवान से डरो। अब माँ जी से बुढ़ापे में इतना काम करवा रही हो। कमला, तुम अपने काम से काम रखा कर बीच में मत बोलो। मम्मी जी, बर्तन धोना और सब्जी काटना तो कर सकती हैं आप, और तुम आज से कपड़े और मेरे कमरे में झाड़ू पोछा करोगी, और हफ्ते में एक दिन मेरे बदन की मालिश भी कर दोगी, समझी तुम? अब काम वाली बाई इससे ज़्यादा क्या बोल सकती थी। और चुपचाप कमला ने सारे काम किया, फिर घर चली गई। दोपहर को वंदना ने खाने में पनीर की सब्जी, रोटी और खीर बनाया था। अपने ससुर को एक थाली पर रोज देती थी पनीर की सब्जी और खीर। देखकर तो ममता जी आज खुशी से फूले नहीं समा रही थी। आज बहू ने खाने में पनीर की सब्जी और खीर बनाया है। चलो, लगता है आज बहू को हम पे दया आ गई है। आपका फेवरेट डिश बनाया है, ऐसी जल्दी खाना खाइए, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। गोविंद जी बोले, गोविंद। ममता ने कटोरी में हाथ घुमाया तो एक भी पनीर का टुकड़ा आया, और जब आलू थे और खीर में सिर्फ एक बादाम, एक काजू और एक किशमिश। यह सब देखकर ममता जी बोले, मेवे और पनीर बहुत महंगे हो गए हैं जी। बहू को हिसाब से चलना होता है, पूरा पनीर डालकर तो सब्जी नहीं बना सकती ना। बहू, अब चुपचाप खा लीजिए। गोविंद जी बोले, कहीं तुमने बर्तन धोए या उसी का इनाम तो नहीं है? ममता जी बोली, भगवान, अपने घर में काम करने के लिए कोई ऐसे कैसे बोल सकता है? मेरे घर में ऐसी शांति बनी रहे तो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। अब बस खाना खाकर आराम कर लीजिए। अब तो यह वंदना का रोज का नियम हो गया है, और रोज बहाने से सासू माँ से काम करवाती, कभी बर्तन धुलवाती तो कभी सब्जी कटवाती। अब तो बहू किचन में ताला भी नहीं लगाती थी। ममता जी यह सब देखकर सोचती कि चलो, कम से कम पति को ढंग से खाना तो मिलता है। ऐसा नहीं था कि ममता जी कुछ समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने बाल धूप में सफेद नहीं करवाए थे, पर घर में शांति बने रहे, कला न हो, इसलिए वो चुपचाप सारे काम कर दिया करती थी। वक्त के साथ साथ ममता जी के चेहरे पर भी थकान दिखने लगी। बेचारी जेठ की तपती धूप में उनकी सहेलियों के लिए छोले भटूरे, दही बड़े, बहुत सी चीज़ें बनाने लग गई। इधर गोविंद जी सुबह से अपने कमरे में ममता जी को न पाकर व्याकुल होने लगे। वो किचन में गए तो देखा ममता जी गर्मी की वजह से चक्कर खाकर बेहोश पड़ी थी। उनका तो माथा ही घूम गया। वो तुरंत वंदना के कमरे में पहुंचे, तेज आवाज़ देकर गेट पीटना शुरू कर दिया। वंदना हड़बड़ा कर आई और बोली, बाबूजी, कोई अपनी बहू के दरवाजे को इस तरह पीटता है क्या? तूफान तो नहीं आ गया? क्यों हंगामा मचा दिया है घर में? कोई मेहमान है, आपको दिखता नहीं? बहू, तुम्हें मेहमान की परी है। जिस औरत ने भीषण गर्मी में इतने लोगों का खाना बनवा रही हो, वो तुम्हारे पति की माँ है और इस घर की मालकिन है। उसे तुमने नौकरानी बनाकर रख दिया है। अरे औरत तो ममता की मूरत होती है, फिर तुम्हें अपनी सास के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए शर्म नहीं आए? देखो उनकी कैसी हालत हो रखी है। वंदना किचन की तरफ हड़बड़ाते हुए दौड़ी तो देखा उसकी सास वहीं बेहोश पड़ी और मिक्सर का जार गिरा पड़ा है। वंदना चिल्लाई, माँ जी ने मेरा इतना महंगा मिक्सर का जार तोड़ दिया। बहू, तुम्हें जार की पड़ी है, सास की नहीं। अब इसके मुंह में पानी का छींटा मारो। बाबूजी, माँ की इतनी चिंता हो रही है तो आप खुद उठा लीजिए, वैसे भी पूरा दिन पलंग ही तोड़ती है। इतना कहकर वो कमरे में चली गई। गोविंद जी अपनी पत्नी को सहारा दिया और कमरे में ले जाकर पंखे के नीचे लेटा दिया।
थोड़ी देर बाद उन्हें होश आया तो गोविंदी ने बोले, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आज से खाना पीना छोड़ दूंगा। तुम्हारी ऐसी हालत अब मैं नहीं देख सकता। चुपचाप से थोड़ी देर आराम करो। अगर बीमार पड़ जाओगे तो ना बेटा दवा खाने ले जाएगा और ना बहू तो रोटी देगी। ममता जी चुपचाप पसीना पोंछकर चारपाई पे लुढ़क गई। रात को बेटा खाना पीना खाकर अपने कमरे में सोने जा रहा था तो गोविंदी उसके पास गए और सारी बात बताई। क्या माँ अपनी उम्र में बीमार पड़ती थी तो काम नहीं करती थी? बुढ़ापे में वैसे भी थोड़ा बहुत काम करते रहना चाहिए। अगर उनकी तबीयत खराब थी तो वंदना को बोल देती, तो क्या वंदना उनको ज़बरदस्ती काम करवाती? वो तो खुद इतना ध्यान रखती है आप सबका। अगर माँ थोड़ा सा हाथ बटा देती है तो कौन सा आसमान टूट पड़ता है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे वंदना आप लोग को खाना पीना ही नहीं देती। अरे अपने घर में काम करने में क्या बुराई है? घर का हिसाब किताब रखना पड़ता है। सिर्फ काम वाली बाई लगा देने से घर नहीं चलता। गोविंद जी क्या बोलते, बेटा तो बस अपनी पत्नी की ही तारीफ के फूल बांधे रहा था। निराश होकर दुखी मन से वह अपने कमरे में लौट गए। गोविंद जी सोच रहे थे अपनी पत्नी की परेशानियों को कैसे कम करें। यही सब सोचते सोचते उनकी आंख लग गई। कुछ दिन बाद नानी नानू की आवाज़ आई। गोविंद जी ने देखा तो सामने उनकी बेटी पूजा और उनकी बेटी खड़ी थी। पूजा, तू यह बिटिया बिना बताए चली आई? तो वो क्या है ना बाबूजी, गर्मी की छुट्टी स्टार्ट होती है तो बच्चे जिद करते हैं कि नानी के घर जाना है तो मैं चली आई। तूने कुछ बताया नहीं बाबूजी, अब आपको बताकर क्या परेशान करना। पर बाबूजी माँ कहाँ है? माँ, ओ माँ तुम कहाँ हो? देखो मैं आई हूँ। ऐसा कहकर वो सब जगह माँ को ढूंढते ढूंढते किचन में पहुँची तो देखा माँ बर्तन मांज रही है। माँ तुम बर्तन मांज रही हो? यह क्या, तुम्हारी हालत भी ठीक नहीं लग रही है, बहुत कमज़ोर दिखाई दे रही हो। कमला ने काम छोड़ दिया है क्या? गोविंद जी अपनी बेटी को सारी बात बताने लगी कि जिस पत्नी को हमने कभी कुछ भला बुरा नहीं कहा, आज अपनी बेटी बहू के ताने सुनती है। मैं आदमी हूँ, अपने आंसू नहीं बहाता, लेकिन मुझसे अपनी पत्नी की दशा देखी नहीं जाती। मेरा दिल छल्ली छल्ली हो जाता है। बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, मैं आ गई हूँ ना। ऐसा बोलकर पूजा अपनी भाभी को आवाज़ लगाने लगती। भाभी, ओ भाभी। ननद की आवाज़ सुनकर वंदना हड़बड़ाकर उठी और आंगन में देखा तो ननद सास का हाथ धुलवा रही थी। माँ, भैया की शादी करके क्या आपने अपने लिए मालकिन लाई थी जो बहू आपे हुक्म चला रही है, या घर की बहू लाई थी? मानती हूँ बहू की मदद करनी चाहिए, परंतु उसके लिए सास की उम्र और सेहत भी देखनी चाहिए। पूजा मुस्कुराकर बोली, तो ओ प्रिया, दीदी आने से पहले आपने खबर नहीं दी। पूजा बोली, आपने घर में आने से पहले खबर देने की क्या ज़रूरत है, और खबर दे के आते तो सच्चाई कैसे पता चलती? भाभी आपके सीने में दिल है या नहीं? आप मेरी माँ से यह सब करवा रही हैं। कमला, तुम यहाँ बैठने आती हो या काम करने? कमला डर कर बोली, जी दीदी मैं तो भाभी जी की मालिश कर रही थी। पूजा बोली, वाह, जिसका घर है वो बर्तन धो रही है और वो बहुरानी तो मालिश करवा रही है। और क्या ज़माना आ गया है रे भाभी, तुमने सारी शर्म बेच खाई है। भगवान से डरो, अगर आपकी माँ के साथ आपकी भाभी ऐसा व्यवहार करेगी तो आपको कैसा लगेगा? वंदना बोली, घर में कदम रखा नहीं कि कला करना शुरू कर दिया, यह तो आपकी पुरानी आदत है। आप तो बोलेंगे ही, आपकी माँ जो है कोई बहू की तकलीफ़ कहाँ देखता है। पूजा बोली, भाभी मैं यह नहीं कहती कि हर बहू बुरी होती है, पर हर सास भी बुरी हो यह जरूरी नहीं है कि। इतना कहकर पूजा ममता जी को कमरे में ले गई। बेटी को डांट करती हुई ममता जी बोली, बिना बताए चली आई, दामाद जी को नहीं लाई। पूजा बोली, माँ अगर मैं तुम्हारे दामाद को लाती वो तुम्हारी हालत देखकर क्या सोचते? माँ, बहू की माँ बनना, उससे काम में हाथ बंटवाना अच्छी बात है, परंतु बहू को अपनी मालकिन तो मत बनाओ। आप लोगों ने तो उसको अपने सर पे चढ़ा रखा है। और बाबूजी एक बात बताओ, इन सब के दोषी भैया भाभी के साथ साथ आप और माँ खुद है। आप बचपन से गीता का सीख मुझे देते हैं कि अन्याय करने वाले से ज़्यादा पापी अन्याय सहने वाला होता है।
और आप ही भूल गए अपनी दी हुई सीख। इधर वंदना ने फटाफट समीर को ऑफिस में फ़ोन लगाया, मिलाया और सारी बातें बता दी। समीर अपना काम ख़त्म करके जल्दी से वापस ऑफिस से घर लौटा आया और आते ही अपनी बहन को कहा सुनाने लगा। तुमने घर में आते ही सबकी क्लास लेनी शुरू कर दी। पूजा टुनक कर बोली। यह खबर ऑफिस तक चली गई, पर यह खबर नहीं गया कि नर्स को आए 2 घंटे हो गए हैं। भाभी ने एक कप चाय तक नहीं पूछा। अरे दीदी, मैं तो चाय आपके लिए बना ही रही थी, यह लीजिए चाय। समीर ने चाय थमाते हुए कहा। तुम लोग वंदना को हमेशा गलत समझते हो, पर वो हर समय गलत नहीं होती है भैया। जब आपको भाभी ने सारी बातें बताई तो क्या माँ के हालत के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है कि आप जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं? तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। पूजा बोली। ऐसे पहली मत बुझाओ भैया कि आपको माँ की अवस्था दिखाई नहीं देती। माँ कितनी कमज़ोर हो गई है और भाभी उनसे बर्तन धुलवा रही है। अरे आप घर का थोड़ा सा कामों में मदद कर देगी तो क्या हो जाएगा? ऐसी कौन सी सास है जो घर के कामों में मदद नहीं करती? इससे तुम्हें क्या तकलीफ हो रहा है? माँ बेटी की मदद करे तो मदद और बहू की मदद करे तो गुलामी और नौकरानी बन जाती है। यह कहाँ का रूल है? पूजा गुस्से में बोली। भैया मुझे तो शर्म आ रहा है आपको अपना भाई कहने में। जब आपको अपनी माँ का दुख दर्द समझ में नहीं आ रहा है तो भाभी तो पराये घर से आई है, उसे कैसे दिखेगा? पूजा ने मनोहर जी से कहा। बाबूजी, आपने यह घर परिवार अपने दम पे खड़ा किया है तो आप अपने बेटे बहू की गुलामी क्यों सहेंगे? मेरी भी सास मेरे साथ रहती है, पर मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उनसे काम करवाऊं, क्योंकि मैं जानती हूँ आज के बड़े बुजुर्ग अपने अधिकारों के प्रति जगत है। अगर वो ना चाहे तो मजाल है कि वो अपनी ज़मीन का 1 इंच का टुकड़ा अपने बेटे या बहू को लेने दे। अगर मुझे मेरा अधिकार चाहिए तो मुझे भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, पर यहाँ तो जिम्मेदारी उठानी नहीं जा रही है बल्कि बुजुर्गों को दी जा रही है। समीर गुस्से में बोला। पूजा, तुम अपने घर की बात अपने घर में रखो। यह हमारा घर है, इस घर की शांति को भंग मत करो। नहीं भैया, आप शायद भूल रहे हैं, यह घर मेरा भी है, इस घर पे मेरा भी अधिकार है। वंदना तेज आवाज में बोली। अब आई असली बात जुबान पर। यह कहिए, आपको भी पिताजी की संपत्ति पे अपना हिस्सा चाहिए? वंदना बोली। नहीं भाभी, भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर मेरे माता पिता के साथ अन्याय हुआ तो मैं अपना हिस्सा ज़रूर लूँगी। पूजा की बातों को सुनकर गोविंद जी को साहस आया। उन्होंने क्या कहा? पूजा सही तो कह रही है बहू, अब तुम हमारे बारे में इतना सोचती हो तो मैं सोचता हूँ अपनी सारी संपत्ति बेटे के नाम ही कर देता हूँ। पूजा हैरान होकर गोविंद जी की ओर देखने लगी। वंदना बोली। बाबूजी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? गोविंद जी बोले। हाँ बहू की, तुम तो अपनी सास को सास नहीं नौकरानी समझती हो, फिर मैं क्यों दूँ तुम्हें अपनी संपत्ति? तुम्हारा पति कमाता है और तुम तो कह रही थी कि तुम हमें पाल रखी हो, हमारा हिसाब किताब रखती हो, इसलिए आज मैं तुम्हारा हिसाब किताब क्लियर कर देता हूँ। ऐसा करो, अपने पति और बच्चों को ले जाओ, दूसरे घर की रानी बनो। समीर चुपचाप था। मुमताज जी बोली। बेटा तुम कुछ नहीं बोलोगे? समीर बोला। मैं सास बहू के झगड़े में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए आज तक मैं कभी भी दखल नहीं देता था। पूजा बोली। भैया, अगर भाभी की बहन की सास बुरी है तो क्या हमारी माँ भी बुरी है? कि आपने देखा कभी माँ को भाभी के साथ गलत व्यवहार करते हुए, फिर यह हमारी माँ के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती है? 2-3 दिन तक घर में शांति छाई रही। पूजा अपने पिता से बोली। बाबूजी, मुझे पे मेरे सास ससुर और पूरे परिवार की जिम्मेदारी, मैं उन्हें छोड़कर यहाँ तो नहीं रह सकती। अगर आप मेरे साथ चलना चाहे तो चल सकती हैं, वरना ऐसे भी आपकी स्थिति नहीं हुई है कि आप अपने घर के फैसले नहीं ले सकते हैं। और माँ, आप रिश्तों को बचाने के लिए अपने आप को कमज़ोर नहीं होने देगी। पिता को हौसला देकर बेटी अपने जिम्मेदारियों को निभाने चली गई। 2 दिन बाद गोविंद जी ने सबको इकट्ठे बुलाया। समीर की अकल अभी भी कम नहीं हुई थी, समाज में अपनी इज्जत कम न हो जाए, इसलिए गोविंद जी ने एक फैसला किया।
और बोले, यही पास में मैंने एक ज़मीन खरीदी थी, वो मैं तुम्हारे नाम कर रहा हूँ और तुम्हें 3 महीने का वक्त दे रहा हूँ। उस घर पर तुम्हें अपने लिए घर बनवा लो और इस घर को खाली कर दो। मेरी पूरी संपत्ति का आधा हिस्सा मैं पूजा के नाम करूँगा और आधा तुम्हारे बच्चों के नाम कर दूंगा। यह मेरा आखिरी फैसला है। इतना कहकर वो कमरे में चले गए। बेटा बोला, माया, सास बहू की लड़ाई में मुझे क्यों सज़ा मिल रही है? मैंने तो आपके साथ कभी बुरा नहीं किया। ममता जी बोली, बेटा तुमने बुरा तो नहीं किया, पर कभी तुमने अच्छा भी नहीं किया। आज तक मैं रिश्तों को जोड़ने के लिए बस चुप थी और झुकती ही आई और तुम लोगों ने कमजोरी समझ ली। अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, मुझे माफ़ कर दो। तभी कमला बोली, माँ से मैं भी भाभी जी के साथ काम नहीं कर सकती। उनके साथ काम करके मैं भी कहीं न कहीं पाप की भागीदारी बन गई हूँ। अब मैं आपके घर का सारा काम करूँगी। आप जो भी पगार देगी मैं चुपचाप ले लूँगी। आखिर आपके ही पगार से मैं पली बड़ी हूँ। कमला का सहारा लेते हुए ममता जी अपने कमरे में चले गए। इंसान चाहे जितने चाले चले पर होता वही है जो वक्त को मंजूर होता है। आखिरकार 3 महीने बाद आधे अधूरे ही घर में समीर और वंदना को शिफ्ट होना पड़ा। अब वंदना को पैसों की बचत के लिए अपने घर का सारा काम खुद करना पड़ता था। अब वो सासू माँ का हिसाब नहीं रख पाती थी और इधर ममता जी आराम से अपने घर में जीवन बिता रही थी। गोविंद जी ने कमला के पति को भी अपने घर पे काम लगा दिया। अब वह बागवानी की देखभाल करता और बाहर के सारे काम भी करता गया तो पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी। दोस्तों, रिश्तों को बनाने में इंसान की उम्र बीत जाती है, पर किसी की एक गलती से उन रिश्तों के तार हो जाते हैं। वंदना अपनी बहन की बातों में आ गई और अपनी सास पर जुल्म करने लगी, जो आज उस पर ही भारी पड़ रहा था। दोस्तों, ताली दोनों हाथों से बजती है। किसी एक के निभाने से रिश्ता नहीं बनता, दोनों को प्रेम से निभाना पड़ता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।